नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। भारत उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ हमने हाल में दक्षिण अफ्रीका में देखा था कि जुलू बनाम भारतीयों की हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में लूटपाट हुई थी, कई लोग मारे भी गए थे। गरीब लोग अमीरों के घरों पर हमला कर रहे थे, मिडिल क्लास के घर पे हमला कर रहे थे, उनकी संपत्तियां लूट रहे थे। और भारत में भी धीरे धीरे करके वही आधार बनने लगे हैं, वही आसार बनने लगे हैं। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के सभी इसमें एक भी कम नहीं कर सकते हैं। आप दर्शन शास्त्री, वामपंथी हों, दक्षिणपंथी हों, पूंजीवादी ही क्यों ना हों, वो सभी के सभी इस बात को मानते हैं कि जब किसी समाज में गरीब और अमीर का अंतर बढ़ता जाता है तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। गृह युद्ध के आसार हो जाते हैं, वहाँ पे अपराध बढ़ने लगते हैं और छोटे मोटे पैटी क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा, मैंने एक एपिसोड बनाया था जब NCRB की रिपोर्ट आई थी। दिल्ली पुलिस का जब डाटा आया था नए साल का, तो उसमें ये निकल के आया था कि फर्स्ट टाइमर अपराधी बड़ी संख्या में आ गए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने पहली बार अपराध करना शुरू किया है। इसकी वजह क्या है, इसके डाटा इंडिकेटर्स क्या हैं, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व असमानता रिपोर्ट आई है, आपने अखबारों के खबर पढ़ी होगी। और ये 2022 की जो विश्व असमानता रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं ध्यान दिलाता हूँ कि सरकार की ज़्यादातर नीतियाँ अमीर परस्त हैं, उद्योगपतियों के पक्ष में हैं, और वो ऐसी नीतियाँ हैं जिससे बड़े लोगों की कमाई लगातार बढ़ रही है और गरीबों की सुविधा और गरीबों को मिलने वाली चीज़ें लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। देश में एक वातावरण बना दिया गया है कि जो सब्सिडी है वो हरामखोरी है, मुफ्तखोरी है। देश में और भी दूसरे तरह के वातावरण बना दिए गए हैं और जो लेबर वेलफेयर होता था, गरीब मजदूर का ध्यान रखने वाली नीतियां थीं, वो धीरे धीरे समेट ली गई हैं। हड़तालों पे रोक लगा दी गई है, लेबर यूनियंस बंद कर दी गई हैं, और तो और पेंडेमिक एक्ट लगा के, उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट लगा के बहुत सारे जो श्रम कानून थे उनको छीन लिया गया। ये अलग अलग वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब ये जो रिपोर्ट आ रही है, इनइक्वालिटी की रिपोर्ट, ये कह रही है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विषमता वाला देश है। इसमें गरीब और अमीर की खाई विश्व में सबसे ज़्यादा है। यानी आप गरीब को और गरीब बना रहे हैं और उसके पास आय के विकल्प नहीं बचेंगे तो अपराध बढ़ेगा। हम सब लोग शहरों में रहते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि किस तरह से गरीब आदमी का जीवन बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते रहते हैं, अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि कहाँ है गरीबी, अब तो इस देश में गरीबी कहीं है नहीं, सब लोग ठीक है, अच्छे खासे खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहूँगा, कुछ समय पहले का दौर याद कीजिए जब इस देश में लॉकडाउन लगा था और इस देश के छिपे हुए जो गरीब हैं वो घर जाने के लिए सड़कों पर आ गए थे। तब आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके ही शहर में, आपके आसपास कितने गरीब रहते थे जो आपकी नज़र में नहीं थे। गरीबी का आंकड़ा क्या है ये नहीं बताऊंगा, गरीबी की रेखा क्या है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जो संस्था ये सारे के सारे आंकड़े देती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बनाती है, फ्रांस की संस्था है, उसने ये कहा है कि भारत की सरकार गरीबी के आंकड़े छिपाती है, इसलिए भारत के मामले में रिपोर्ट तैयार करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। ये भारत के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये देश के खिलाफ विदेशी, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप आज ध्यान नहीं देंगे, आपके घर पे अगर यहाँ पे कोई नासूर बन रहा है, आप ध्यान नहीं देंगे, कल के दिन आपको हाथ काटना पड़ेगा। इसलिए जो आदमी बता रहा है कि आपके फोड़ा है, उस आदमी की बात को ध्यान दीजिए। आपने अपने समाज का सत्यानाश कर दिया है, समाज का फैब्रिकेशन ख़त्म कर दिया है। जो हाल अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं था, उससे बुरा हाल गरीबी और अमीरी के अंतर का हो गया है। भारत में जो 10% आबादी है भारत की, वो बाकी आबादी से 20 गुना कमाती है। बाकी पूरी आबादी से मिला के सिर्फ 10% लोग 20 गुना कमाई करते हैं। ये है आंकड़ा जो आया है। रिपोर्ट के बहुत भी खतरनाक आंकड़े हैं। वो कह रही है कि दुनिया के उन देशों की सूची में हैं जहाँ गंभीर असमानता है, सीरियस असमानता है। औसत नेशनल इनकम 2,04,200 रुपये है।
भारत के आदमी की जो एवरेज इनकम है पता है कितनी है? 2,04,200 रुपये। आपसे कुछ जीके में पूछेगा, पूछेंगे हर भारतीय की औसत इनकम क्या है कि 2,04,000। आप कहेंगे हाँ इतना कमाता है हर भारतीय? कहाँ है? वो आपको नहीं मिलता है पैसा, वो है हिंदुस्तान की 50% जो आबादी है, 50% उसको केवल 53,610 रुपये ही वार्षिक इनकम होती है। कहाँ 2,04,000 रुपये, कहाँ 53,000 रुपये। 50% आबादी ऐसी इसकी 53,000 ही होती है। और जो टॉप के 10% आबादी में आपको बताऊं, ये जो आंकड़ा है ना टॉप के 10% की बात कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि टॉप के 1% को ही छिपा के रखना चाहते हैं। अगर टॉप के 9% और हटा दोगे ना तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। इस देश के 1% लोग इस देश के भाग्य विधाता हैं, जो चाहे इस देश में करते हैं। सारी छूटें कानून से लेके सारी चीज़ें उनके लिए कहा जाता है समानता है, लेकिन वहाँ समानता लागू नहीं होती। आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप अंबानी के खिलाफ एक FIR लिखवा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब देश की 1% अब आप देश की 1% आबादी का आंकड़ा समझ लीजिए। 1% आबादी के पास कुल नेशनल इनकम का 22% हिस्सा है। पूरे हिंदुस्तान में जो लोग कमा रहे हैं उनका 22%, सिर्फ 1% लोग कमाते हैं। और नीचे के 50% की आबादी केवल 13% है। आपको बताऊं, जो नीचे के 50% कर रहे हैं, ये एक आंकड़ा अजीबोगरीब है। अगर नीचे के 10% पे जाइए तो क्या होगा, 20% पे जाइए तो क्या होगा, 30% पे जाइए तो क्या होगा। ये 50% का आंकड़ा ले रहे हैं और वो भी कह रहा है कि हिंदुस्तान के 50% लोग वो हैं उनकी केवल कमाई 13% के आसपास है। अंग्रेज़ों के शासन में 1857 से 1947 के बीच में भारत के 10% अमीरों के पास कुल आय में 50% हिस्सेदारी थी और ताज़ा रिपोर्ट में 57% हो गई। यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो टॉप की 10% क्रीम आबादी थी उसकी जो दौलत थी वो आधी दौलत 10% लोगों के पास थी। अब 57% दौलत 10% लोगों के पास हो गई। ये लोकतंत्र है। और ये स्थिति बीच में बेहतर हुई थथी अंग्रेज़ों के बाद में। और ये नव पूंजीवाद का दौर जो मनमोहन सिंह के साथ में आया उसके पहले ये स्थिति 30 से 40% के स्तर पे आ गई थी। पंचवर्षीय योजना पंडित नेहरू लेके आए थे, उसके बाद में जो असमानता कम हुई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट कह रही है। आप लोग मुझे कांग्रेसी समझने लगे। 35 से 40% ही धन होता था टॉप के 10% लोगों के पास में। अंग्रेज़ों के ज़माने में 50% होता था। नेहरू ने 35 से 40 कर दिया था और बाद में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव और मोदी जी मिला के अब इसको 57% पर ले गए हैं। यानी देश का सारा पैसा 10% लोगों के पास, बाकी सब उनके गुलाम। अब मैं आपको आगे और आंकड़े दिखाता हूँ। संपत्ति में भी असमानता है, सिर्फ इनकम में नहीं है, संपत्ति में भी असमानता है। भारत में एक घर के पास 9,83,000 रुपये की संपत्ति है। एक घर के पास, एक परिवार के पास 9,83,000 की संपत्ति है। कितने लोगों के पास में 9,83,000 की संपत्ति, जो चीन से करीब 2.5 गुना कम है। यानी आपके देश में जो दौलत है वो बहुत ज़्यादा है। यानी चीन से जैसे जैसे ये तथाकथित जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये बढ़ती जाएगी, अमीर लोगों की कमाई बढ़ती जाएगी, अमीर लोगों की मोनोपोली बढ़ती जाएगी। मैंने आपको बताया था कि कैसे करके देश भर के सारे डिस्ट्रीब्यूटर भूखों मरने वाले हैं और उनका पूरा काम धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि अडानी जो अंबानी हैं उन्होंने एक सीधा सिस्टम बना लिया है। उनके एप्लीकेशन से ही होलसेल में सीधे रिटेलर सामान खरीद लेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सामान पहुंचाता है, लाता है, पेमेंट लेता है, देता है, वो सारी की सारी कौम ही ख़त्म हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटर ख़त्म होने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या में 4 लाख के करीब डिस्ट्रीब्यूटर भूखों मरने की नौबत आ जाएगी और उनकी पूरी कमाई अंबानी के पास चली जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इतनी भी है कि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा उस दिन अंबानी जैसी बड़ी कंपनियां तो सर्वाइव कर लेंगी। जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर हैं, छोटी छोटी जो गंजी बनियान वाली कंपनियां हैं, उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं रहेंगे तो अपना माल रिटेलर तक कैसे पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान लीवर भी सर्वाइव कर लेगा, अडानी भी सर्वाइव कर लेगा। अडानी के ज़रिए किस तरह से बैंकों की जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां थी उनका धंधा छीन के अडानी को दे दिया गया। अब SBI का जो लोन वोन देने का काम है किसानों को, ट्रैक्टर लोन, फार्म लोन, वो कौन लेकर देंगे? वो अडानी जी देंगे।
और SBI का पैसा होगा उसको अडानी जी देंगे। तो इस तरह की जो मोनोपोली होती है वो धीरे धीरे करके जो आम नागरिक है भारत का, उसका धन छीनते जाती है और वो धन पूरा ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह ऊपर जाता है। कुछ लोगों की दौलत बढ़ती चली जाती है और बाकी लोगों की दौलत छिनती चली जाती है। इन दोनों के बीच में कुशन का काम करता है मिडिल क्लास। आपके पास खाने को नहीं है, जिसके पास खाने को 2 रोटी दे देगा, थोड़ी खैरात दे देगा, कुछ लोगों को अपने यहाँ काम पे रख लेगा। लेकिन जब धीरे धीरे मिडिल क्लास ख़त्म होता है, ये डिस्पैरिटी बढ़ती है, तो लोअर मिडिल क्लास ख़त्म होते जाते हैं, गरीबी बढ़ती जाती है। तो जो छोटा साइड इफ़ेक्ट है वो सड़कों पे ये दिखता है कि आमतौर पे हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, कोई चेन स्नैचिंग हो रही है, किसी का मोबाइल छीन के भाग गया, इस तरह के अपराध शुरू हो जाते हैं और उसका शिकार मिडिल क्लास होते हैं। जब ये ज़्यादा डिस्पैरिटी बढ़ेगी तो छीना झपटी, हत्याएँ और बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरा दक्षिण अफ्रीका वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, और उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि भारत में भी वैसे ही हालात हो रहे हैं और अब डाटा भी उन हालात को कन्फर्म करने लगा है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा। इस देश में अलर्ट होने की ज़रूरत है और जो उद्योगपतियों की तरफ सरकार का ज़बरदस्त रुझान है अमेरिका के दबाव में, उसको रोकने की ज़रूरत है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1.5 करोड़ रुपए का फ़ाइन कर दिया था एक किसान के ऊपर पेप्सी ने, क्योंकि उसने गलती से पेप्सी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, आलू उगाए, दोबारा अपने खेत में वही आलू लगा लिए जो पेप्सी का बीज था, सिर्फ इतने भर पे। पेप्सी के आलू के बीज खेत में बोने के लिए 1.5 करोड़ का फ़ाइन हुआ था। एक अलग बात है कि अभी उस पर रोक लग गई है और कहा गया है कि पेप्सी को जो राइट दिए गए थे वो सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और WTO के सामने तो हमारी सरकार की वैसे ही जो ये कोई बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने की, वरना टीके का पेटेंट फ्री हो गया होता। जो भी है, हालात यही है। आप अगर देखना चाहें दक्षिण अफ्रीका का वीडियो, मैं ऊपर कहीं लगा दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।